हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2013 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 72 तक को एक्सप्लेन कर दिया है दोनों पार्ट में। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन 73 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 को देखें तो क्वेश्चन 73 है, इन द 2013 द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडियाज रैंक इन HDI इज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का 2013 में कौन सा रैंक था। तो इससे पहले यदि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 को देखें तो इंडिया का जो रैंक था वो 132 था आउट ऑफ 191 कंट्रीज में। और इस 2013 की बात करें तो 2013 में जो रैंक था वो 136 था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखें हम 74। MC इज इक्वल टू AC एट द पॉइंट एट विच द AC इज। जहाँ MC जो है बराबर है AC के और उस पॉइंट पे जो AC होगा वो क्या होगा। तो आपको यदि आपने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये हमारा है एवरेज कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट। तो जब एवरेज कॉस्ट गिरता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरता है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट होता है हमेशा एवरेज कॉस्ट के नीचे रहता है। और जहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारा ये मिनिमम पॉइंट पे होता है, मिनिमम, वहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके बाद से एवरेज कॉस्ट गिरने लगता है और मार्जिनल कॉस्ट फिर उसके ऊपर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे जो होगा एवरेज कॉस्ट ये ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होगा, जो इसके मिनिमम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा और इससे ऊपर पे आगे यदि बढ़ेगा तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट होगा वो लेस देन होगा मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है जहाँ MC जो है इक्वल है AC के, उस पॉइंट पे क्या होगा। तो भी हमने यहाँ पे देखा जो एवरेज कॉस्ट होगा इट इज़ द मिनिमम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज। उत्तर प्रदेश के फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो थे वो कौन थे। इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है और कौन सा फाइनेंस कमीशन हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो यूपी में अभी 5th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 5th फाइनेंस कमीशन। जो इसके जो चेयरमैन हैं 5th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन वो हैं आनंद मिश्र। और जो इनका रिपोर्ट था, जो इनका गठन था, पहले हम देखते हैं गठन जो था वो 2015 में हुआ था 5th फाइनेंस कमीशन का। और इस पे जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया था वो 2018 में। और जो इस रिपोर्ट का जो रिकमेंडेशन था उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था वो 2020 से इस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्या, जो रिपोर्ट का रिकमेंडेशन था उसका इम्प्लीमेंटेशन जो था वो 2020 से शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब जो फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो बालचंद्र शुक्ल थे। तो आपको यहाँ पे होता ये जनरली हम इंडिया के फाइनेंस कमीशन जो है ओवरऑल इंडिया का वो तो हम जनरली याद रख लेते हैं, क्योंकि ये स्पेशली ये मतलब स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो आपको
उत्तर प्रदेश के जो भी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 76, द एपेक्स बॉडी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस इज। जो एग्रीकल्चर फाइनेंस की जो एपेक्स बॉडी है वो कौन है? तो यहाँ पे फर्स्ट है नाबार्ड, सेकेंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक, एंड फोर्थ है कोऑपरेटिव बैंक। तो आपको पता होगा कि जो नाबार्ड है वो स्पेशली जो फाइनेंस करता है वो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए इसका गठन हुआ था। एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस। यदि आप नाबार्ड का एब्रिविएशन देखें तो होता यह है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट था, एस्टेब्लिश जो हुआ था वो 12 जुलाई 1982, जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये बना था 1982 में। ठीक है, यदि नाबार्ड का आपको एब्रिविएशन भी पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए था, तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 77 को देखें तो है द ऑफर कर्व इन इंटरनेशनल ट्रेड इज रिलेटेड टू। इंटरनेशनल ट्रेड में जो ऑफर कर्व है वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट है लर्नर मार्शल, सेकंड है मार्शल एंड पैरेटो, थर्ड है एडवर्ड मार्शल, एंड फोर्थ जो है वो एडवर्ड पैरेटो है। तो यदि आपने ऑफर कर्व पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो ऑफर कर्व का कॉन्सेप्ट तो था वो एडवर्ड और मार्शल ने फर्स्ट टाइम पे दिया था। ठीक है, और इन्होंने ये चीज़ बताया था कि ऑफर कर्व वो होता है, मान लीजिए कि कंट्री ए है, कंट्री ए का यदि किसी कंट्री ए का ऑफर कर्व ड्रॉ करना हो तो ऑफर कर्व रिलेशनशिप शो करता है गुड एक्स की। यदि जो कंट्री जो स्पेशलाइज है गुड एक्स की, यदि प्राइस की हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस और गुड्स वाई की जो प्राइस का रेशियो होता है उसके रिलेशनशिप को ऑफर कर्व शो करता है, ऑफर कर्व, या फिर हम यूँ कह लें इसे टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इस ग्राफ पे देखें तो गुड, यहाँ पे हम एक्स एक्सेस पे गुड एक्स ले लेते हैं, वाई एक्सेस पे गुड वाई एक्सेस पे गुड वाई लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो गुड एक्स जो हमने लिया है एक्स एक्सेस पे, ये कंट्री ए का जो है वो एक्सपोर्ट होगा, और गुड वाई जो हमने वाई एक्सेस पे लिया है ये कंट्री ए का इंपोर्ट होगा। ठीक है, तो अब हम इस के हिसाब से यदि हम ऑफर कर्व कंट्री ए का ड्रॉ करें तो ऑफर कर्व का जो शेप है वो ऐसे होगा। ठीक है, ये ऑफर कर्व हम ए यहाँ पे या फिर F1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑफर कर्व है वो पी एक्स एंड पी वाई, या फिर यूँ कह ले प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई के रिलेशनशिप को शो करता है, उसके रेशियो को। तो इनिशियली यदि हम मान लें कि यहाँ पे जो कंट्री ए है वो गुड एक्स की यहाँ पे A1 अमाउंट जो है वो बेच रही है और वाई की जो है B1 अमाउंट परचेज कर रही है। लेकिन यदि यहाँ पे हम माने कि प्राइस जो गुड एक्स की है, यदि प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो जिस रेशियो से वो पहले एक्सपोर्ट करता था, अब उसका जो एक्सपोर्ट का रेशियो, क्योंकि प्राइस बढ़ी है तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो इंपोर्ट कर रहा है उसकी प्राइस अभी भी बढ़ी ही रहेगी। इसका मतलब ये शो कर रहे हैं कि यदि जैसे ही गुड एक्स की प्राइस बढ़ जाती है तो कंट्री ए का जो एक्सपोर्ट है वो कम होने लगेगा और उसका जो इंपोर्ट है वो ऐसे बढ़ता ही रहेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम देखें, मान लीजिए कि यहाँ पे ऑफर कर्व ये F1 है और एक ऑफर कर्व हम और ड्रॉ करते हैं F2, और यहीं पे हम देखते हैं एक और ऑफर कर्व जो है F3 ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन तीनों कर्व को आपको देख के
क्या समझ में आ रहा है, कौन सा इस ऑफर कर में कौन सा कर जो है कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप यहाँ पे देख के, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, कुछ उसमें कुछ नहीं दिया रहेगा, ऐसे कर्व बना देंगे। स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव, उसमें पूछता है, ऐसे कर्व बना देंगे 2-3 और वो पूछ लेंगे कि कंट्री ए के लिए कौन सा जो ऑफर करवे वो बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे यदि इस कर्व पे हम देखें, F3 पे देखें, यदि ये पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, A3 हम ले लेते हैं, ठीक है। यहीं पे हम एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये B3 हो जाएगा, ठीक है, B3, यदि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एस से, जैसे B3 से हम A3 से हम A4 पे जाते हैं या फिर A5 पे, तो एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इंपोर्ट जो है वो कम होता जा रहा है। और वही पॉइंट A1 पे हम F1 पे देखें तो F1 पे हम क्या देखेंगे, यदि इस पॉइंट पे हम एक ड्रॉ करते हैं, ये मुझे हटाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ था, यहाँ पे हमारा F3 था, ये F2 है, ये हमारा F1 है। तो यहाँ पे यदि F1 पे हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं लाइन, ये जो गुड एक्स का है, यदि A4 ले रहा है, यहाँ पे B4 ले लेते हैं, तो ये चीज़ दिख रहा होगा कि आपको, जैसे जैसे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं F1 पे, हमारा इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन इंपोर्ट का जो बढ़ने का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू उसके एक्सपोर्ट के। लेकिन वही हम F3 पे देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कंपेरिजन टू उसके इंपोर्ट के, ठीक है। तो जो F3 पॉइंट जो है, F3 जो ऑफर कर्व है, वो कंट्री ए के लिए बेनिफिशियल होगा एज कंपेरिजन टू F1 ऑफर कर्व के, ठीक है। ऐसे ही हम कंट्री बी की यदि हम ड्रॉ करेंगे ऑफर कर्व, तो जो कंट्री ए का एक्सपोर्ट है वो कंट्री बी का जो होगा वो इंपोर्ट हो जाएगा। गुड एक्स जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा कंट्री बी का, और जो उसका इंपोर्ट है गुड वाई जो कंट्री ए का इंपोर्ट है, वो गुड वाई जो है कंट्री बी का एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑफर कर्व का जो शेप रहेगा वो ऐसे रहेगा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर होगा। और यदि हम यहाँ पे और चीज़ देखें, यदि ऑफर कर्व यदि गुड एक्स की तरफ शिफ्ट होता है, यदि उसकी तरफ मूव करता है, ये इसके लिए बेनिफिशियल होगा। और जैसे जैसे इसे हटेगा, इसे यहाँ पे यदि आ जाता है, ये इनिशियली F0 है, तो ये F1 उसके लिए बेटर होगा, F2 और बेटर होगा, ऐसे F3, जैसे जैसे ये आप देखिए कि गुड वाई की तरफ यदि ऑफर कब शिफ्ट होता है तो वो उसके लिए बेटर होगा। और जैसे जैसे गुड वाई से वो हटता है, गुड एक्स की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये कंट्री बी के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। होप आपको ये ऑफर कर्व अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा कुछ ऑफर कर्व से पूछता नहीं है, अब बस एक ऑफर कर्व में किसने दिया था ये नाम याद रख लीजिए, और कौन जो ऑफर कर्व है किसके लिए, कंट्री ए के लिए कौन सा बेनिफिशियल है, कंट्री बी के लिए क्या बेनिफिशियल है, यही सब पूछ लेता है ऑफर कर्व से, और कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट डेट था वो क्या है, इस्टेब्लिशमेंट डेट या फिर ईयर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 1930, सेकेंड है 1932, थर्ड है 1936 एंड फोर्थ है 1935। यदि आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर RBI के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जो RBI का इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 1935 है। तो यहाँ पे हम देखें 1 अप्रैल 1935 में RBI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो कमिटी ने इसको रिकमेंडेशन किया था वो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये RBI का फॉर्मेशन हुआ था। जो RBI का नेशनलाइजेशन, एक चीज़ और देख लें, RBI नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है।
और यहाँ एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट में जो आरबीआई के गवर्नर जो हैं, ये भी हम देख लेते हैं, कभी पूछ देता है कि आरबीआई के गवर्नर वगैरह का नाम भी। तो जो प्रेजेंट में गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। इतना आप याद रखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है आरबीआई से रिलेटेड। एक चीज़ और है कि आरबीआई के फंक्शन आप देख लीजिएगा। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट डेट हो ही गया और नेशनलाइजेशन का टाइम पीरियड ये है, और कौन सी कमेटी ने इसे फॉर्म रिकमेंडेशन किया था बनने के लिए, तो ये यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन था। और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, वो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देखें। इंटरनल ट्रेड इज रिलेटेड टू। इंटरनल ट्रेड जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टॉक मार्केट, सेकेंड है हॉर्स रेस, एंड थर्ड है टैक्सेशन, एंड फोर्थ है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहले हम इन चारों ऑप्शन को देखने से पहले हम इंटरनल ट्रेड को देखते हैं, देन उसके बाद से इन ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन बेस्ट सुटेबल है इस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब हम इंटरनल ट्रेड को देखें तो इंटरनल ट्रेड से आप क्या समझते हो? इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो किसी कंट्री के जो उसका एरिया है, यदि उस कंट्री का एरिया है ये, तो इस एरिया के अंदर ही जितने भी ट्रेड होंगे, यदि यहाँ पे कोई एक स्टेट है, यदि कोई दूसरा स्टेट है, मतलब जो भी ट्रेड होगा इस कंट्री के एरिया के अंदर ही होगा, तो ऐसे ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यदि यहाँ पे हम फोर्थ को देखें पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मतलब इंटरनल ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, टैक्सेशन भी कोई रिलेटेड नहीं है, हॉर्स रेस भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। अब स्टॉक मार्केट जो है, यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से यदि हम इन 4 ऑप्शन में से ही यदि हम सेलेक्ट करें तो स्टॉक मार्केट को हम यहाँ पे करेक्ट मान सकते हैं। लेकिन फिर भी जो स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो इंटरनल ट्रेड होता है वो भी, और जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है उन सबको भी देखता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल ट्रेड में यदि एफडीआई है, एफआईआई है, ये सारी चीज़ें भी हमारे स्टॉक मार्केट के अंतर्गत आती हैं। और जो इंटरनली जो ट्रेड होते हैं वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं। तो हम इन चारों ऑप्शन के हिसाब से जो दिया है यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है स्टॉक मार्केट, इस पे तो हम चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनल ट्रेड जो स्टॉक मार्केट है, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो दोनों को ही हैंडल करता है, ठीक है। लेकिन इन ऑप्शंस में बेस्ट वही है स्टॉक मार्केट, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 80 को देखें। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? फर्स्ट है हिग्स, सेकेंड सैमुअल्सन, एंड फोर्थ आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड फोर्थ जो है यहाँ पे बाउडिंग दिया है। तो आपने यदि इंडिफरेंस का यदि पढ़ा होगा तो आपको पता है जो इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट था वो हिग्स का था, और हिग्स की जो बुक है, इनकी जो बुक थी वैल्यू एंड कैपिटल, इसमें इन्होंने इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन किया था। इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, और इस पे जो इसके प्रत्येक बिंदु पे किसी भी कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो सेम रहता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये मैं आपको रिकॉल के लिए बता दें कि ऐसे पिक्टोरियल है, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो बड़ा जल्दी याद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुड एक्स रहेगा, ये गुड वाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। देयर विल बी ए डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्राइस। यदि यहाँ पे यदि देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन, यदि हम डिफरेंस देखें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्राइस पे यदि हम देखें तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, यहाँ पे है डिप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फोर्थ है सब्सिडी। तो आपको पता होगा कि जब भी हम ग्रॉस में से नेशनल को निकालते हैं तो वहाँ पे डिप्रिसिएशन होता है, और जब भी हम एनएनपी या कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये डिप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 82। व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्टेड इन इंडिया। इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट था या फिर जो पॉलिसी था वो कब एडॉप्ट किया था। तो यदि आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे या फिर कहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि 1991 में जो था वो हमारे मतलब वो पूरी इकोनॉमी के लिए एक ट्रांजिशन फेज था। उस समय ग्लोबलाइजेशन का इरा आया और न्यू जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी इंडिया ने अडॉप्ट किया ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर जो इकोनॉमिकली जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सके और हमारा जो कंट्री है या फिर वहाँ के जो पीपल हैं वहाँ अच्छे से सरवाइव कर सकें। तो 1991 में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा जो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। अ बुक कॉल्ड द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल इन रिटन बाय। एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल जो था वो बुक किसने लिखा था। तो एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल जो था वो बुक है जॉन रॉबिन्सन का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 84। द मेन मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया इज, मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का मेन मोड है वो कौन सा है इंडिया में। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है रोडवे, रेल रूट, थर्ड है इनलैंड वाटरवे एंड फोर्थ है एयरवे। तो आपको पता होगा कि ये सारे रूट तो इंडिया में है लेकिन सबसे ज़्यादा आज भी ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रोडवे के माध्यम से ही होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हु हैज़ नॉट सपोर्टेड द इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट। इन्फेंट इंडस्ट्री जो आर्गूमेंट था वो इन चारों में से कौन है जो सपोर्ट नहीं करता था इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट को। तो फर्स्ट है एडम स्मिथ, सेकेंड है जेएस मिल एंड थर्ड है अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड फोर्थ है फ्रेडरिक लिस्ट। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सपोर्ट करता है या फिर इसका जो इन्फेंट इंडस्ट्री का जो आर्गूमेंट था वो किसने दिया था। तो इन्फेंट इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने सबसे पहले दिया था फर्स्ट, और जो फ्रेडरिक लिस्ट थे उसे जो 1885 में इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर किए थे और जेएस मिल्स थे वो भी इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट को ये सपोर्ट करते थे। लेकिन जो इसमें एडम स्मिथ जो थे वो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फर्स्ट, ये नॉट सपोर्टेड पूछा है तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 86 को देखें। विच कमेटी इन इट्स रिपोर्ट इन ईयर 1972 suggested the imposition of agriculture holding tax by the state। एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्सेस की बात किसने की थी 1972 में। तो इसका जो सजेशन था यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट चलैया कमेटी, सेकंड है आबिद हुसैन कमेटी, थर्ड है राज समिति एंड फोर्थ है केलकर कमेटी। तो यदि हम वन बाय वन सारे कमेटी को देखें तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि किसने क्या क्या सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऐसे आंसर जो होगा ये राज समिति होगा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि चलैया कमेटी का जो आर्गूमेंट था या फिर इनका कॉन्सेप्ट जो था किस पे था। तो जो चलैया कमेटी थे वो टैक्स रिफॉर्म
कमेटी के नाम से जानते हैं। स्पेशली जो इनका रिकमेंडेशन था या फिर जो रिफॉर्म था वो डायरेक्ट टैक्सेस को लेके था, डायरेक्ट टैक्सेस। और यदि हम सेकेंड देखें आबिद हुसैन कमेटी की बात करें, तो आबिद हुसैन जो कमेटी था वो स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनका जो था, जो चरैया कमेटी का था वो टैक्स रिफॉर्म कमेटी थी, वो स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस के लिए था। और जो आबिद हुसैन कमेटी थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए थी। और जो इनका जो ईयर था वो 1997 था, और ये इनका जो था फर्स्ट का चरैया का वो 1991 था। अब राज्य समिति आपको पता ही है कि यहाँ पे टैक्स होल्डिंग के लिए था, एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्सेस के लिए। और जो केलकर कमेटी थी, वो केलकर कमेटी का जो था वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पे बेस्ड थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड इज, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव, सेकेंड है निगेटिव, थर्ड है जीरो, यहाँ पे फोर्थ जो है वो होगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यदि हम ले लें टी एंड कॉफ़ी की बात करें, तो इनिशियल लेवल पे यदि हम देखें, यहाँ पे मान लेते हैं टी एंड कॉफ़ी की जो प्राइस है वो 5 रुपये है। ठीक है, इनिशियली। अब यदि आप मान लें कि जो टी की प्राइस है, प्राइस ऑफ टी जो है, यदि प्राइस ऑफ टी यदि इंक्रीज कर रही है, प्राइस ऑफ टी जो है इंक्रीज करके 10 रुपये हो जाती है, 10 रुपये। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी क्वांटिटी ऑफ टी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपने यदि रूल पढ़ा होगा प्राइस जैसे इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी उसके करस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो जाती है, और जनरली आपने इसे ऑब्जर्व भी किया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम कॉफ़ी की प्राइस देखें, प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो अभी भी कांस्टेंट है, अभी भी 5 रुपये पे ही कॉफ़ी मिल रही है, और जो टी है वो 10 रुपये हो गया है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टी की प्राइस बढ़ने के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी जो होगा, क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। यदि कोई जो पर्सन यदि अभी चाय पी रहा होगा उसके लिए कॉफ़ी सस्ता पड़ेगा, तो वो क्यों चाय पीने जाए, क्योंकि अब उसे 1 कप चाय के लिए 10 रुपये देने होंगे, और वहीं पे यदि कॉफ़ी 1 कप पीता है तो उसे 5 रुपये देना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सारे के सारे जो भी कंज्यूमर होंगे, जो टी भी पी रहे होंगे, जो कॉफ़ी पी रहे हैं वो तो पियेंगे ही, लेकिन जो चाय पी रहे हैं वो भी शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, कॉफ़ी की तरफ। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप जो शो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी जो है वो भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे सही होगा 87 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 88 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली अ सेंट्रल बैंकिंग फाइनेंस इज नॉट देयर। जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक फाइनेंस का, इसमें से कौन से नहीं है? तो सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक का फंक्शन देख लेते हैं, देन यहाँ से हम इसके ऑप्शन को देखेंगे। तो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है, फर्स्ट हम यदि बात करें तो यहाँ पे है इशूइंग अ नोट, सेकेंड जो है उसका
सेकेंड जो ऑप्शन है वो अपने क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है, क्रेडिट कंट्रोल एंड थर्ड जो उसका फंक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड फोर्थ जो है मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग का भी काम करते हैं या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, ठीक है। और इसका जो एक और फंक्शन है बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक होता है, बैंकर्स बैंक कहते हैं इसे, या बैंक ऑफ बैंक, ठीक है। और जो इसका लास्ट है गवर्नमेंट बैंक्स। तीन चार मतलब इसके 4-5 ऐसे जो फंक्शन है वो सेंट्रल बैंक के स्पेशली मतलब बेसिक्स इसके फंक्शंस होते हैं। जैसे इशूइंग अ नोट का इशू करने का कार्य भी सेंट्रल बैंक ही करता है, क्रेडिट कंट्रोल का भी काम सेंट्रल बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी मतलब सेंट्रल बैंक ही करता है। और हमारे यहाँ जो स्पेशली है आरबीआई करता है। यहाँ पे पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर में मतलब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, कैसे उसका रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह जो डिसाइड करता है वो भी सेंट्रल बैंक है। वो बैंकों का भी बैंक होता है क्योंकि उसे सीआरआर या एसएलआर का जो भी फिक्स डिपॉजिट है सारे बैंक, कॉमर्शियल बैंक है, कॉर्पोरेट बैंक है, इन सब का ही यदि उन्हें ज़रूरत होती है लोन या फिर किसी भी चीज़ के लिए तो वो आरबीआई के पास ही जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास ही जाते हैं। ये गवर्नमेंट को भी यदि किसी ज़रूरत पड़ती है कभी लोन की या फिर किसी भी चीज़ की तो वो सेंट्रल बैंक से ही उधार लेते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे जितने भी कार्य हैं ये उसके फंक्शन ही है सेंट्रल बैंक के। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन देखें, फर्स्ट है नोट इशूइंग अथॉरिटी, हाँ वो सेंट्रल बैंक है। यहाँ पे नॉट मतलब फंक्शन नहीं पूछा है। बैंकर्स ऑफ बैंक ये भी है उसका, तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बैंक्स तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है प्रमोटर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रमोटर का इसका फंक्शन नहीं है। तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 देखें। टोबिन टैक्स इज इम्पोज्ड। जो टोबिन टैक्स है वो इम्पोज होता है किस पे? टोबिन टैक्स जो था फर्स्ट टाइम पे जेम्स टोबिन ने इसे दिया था। और जेम्स टोबिन ने इसे सजेस्ट किया था कि जो टोबिन टैक्स है वो स्पेशली जो फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे उस टैक्स फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन पे ही टोबिन टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जितने भी इलीगल मार्केट हैं, कैपिटल मार्केट में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इलीगल तरीके से, उसको रोकने के लिए इन्होंने टोबिन टैक्स को सजेस्ट किया था। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट है एक्सपोर्ट, सेकेंड इम्पोर्ट एंड थर्ड जो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो ये ऑप्शन जो थर्ड है ये करेक्ट होगा। जो टोबिन टैक्स है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे ही लगाया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द मेन फूड ग्रेन इन इंडिया इज, जो मेन फूड ग्रेन है इंडिया की वो कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट राइस, सेकेंड है व्हीट, थर्ड है शुगर केन एंड फोर्थ है मिका। तो यहाँ पे यदि हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो राइस है वो इंडिया का जो मेन फूड ग्रेन है। और ये जो चावल है ना भारत में वो विश्व के दूसरे स्थान पे आता है। चावल का जो प्रोडक्शन है राइस प्रोडक्शन में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। राइस प्रोडक्शन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और जो सबसे ज़्यादा यदि राइस प्रोडक्शन की बात करें तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, सेकेंड जो है वो यूपी है, थर्ड जो है आंध्र प्रदेश है। लेकिन यदि हम पर हेक्टेयर की बात करें, पर हेक्टेयर की बात करें तो उसमें जो
पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में जो पंजाब है, पंजाब वो फर्स्ट है। पर हेक्टेयर राइस प्रोडक्शन में जो पंजाब है वो फर्स्ट है। जनरली ऐसे यदि हम बात करें चावल प्रोडक्शन में तो वेस्ट बंगाल मतलब फर्स्ट आता है, उसके बाद से यूपी एंड देन आंध्र प्रदेश आता है। और यदि इसमें हम देखें जो राइस जो है वो राइस के प्रोडक्शन में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि मे बी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी पूछे तो ये पूछ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 91। ऑन व्हाट assumption इन द क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड? क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस पे बेस्ट थी, किस एजम्पशन पे? यहाँ पे ऑप्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है परफेक्ट कंपटीशन एंड थर्ड जो है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो यदि आपने यदि क्लासिकल थियरी पढ़ा होगा, क्लासिकल थियरी, तो आपको ये सारे के सारे जो भी एजम्पशन है यहाँ पे ये क्लियर होंगे। तो हमने ये भी देखा फुल एम्प्लॉयमेंट का भी कॉन्सेप्ट जो एजम्पशन है वो क्लासिकल है, परफेक्ट कंपटीशन का भी है, लेसेस फेयर या फिर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जो भी कॉन्सेप्ट है ये भी जो एजम्पशन है ये क्लासिकल का ही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फोर्थ है, ऑल ऑफ द एबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 92। निर्मल ग्राम पुरस्कार इज रिलेटेड टू? निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है वो किससे रिलेटेड है? तो जो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है वो रिलेटेड है टोटल क्लीननेस कैंपेन से। जो टोटल क्लीननेस जो कैंपेन जो था वो 15 अगस्त 2003 को लागू किया गया था। वो स्पेशली वो उन ग्राम या फिर उन पंचायतों को दिया जाता था जहाँ पे वो स्वच्छता में, संपूर्ण स्वच्छता अभियान में अच्छे रैंक यदि वो लाते थे या फिर अच्छा कार्य वहाँ पे करते थे, ऐसे पंचायतों को चुन के वहाँ पे पुरस्कार दिया जाता था निर्मल ग्राम पुरस्कार के नाम से। 15 अगस्त 2003 से ये लागू किया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। हु कंस्टिट्यूटेड द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? फाइनेंस कमीशन इंडिया में कौन कंस्टिट्यूट करता है? तो इसका ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सेकेंड है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड है फाइनेंस मिनिस्टर एंड फोर्थ है आरबीआई गवर्नर। तो जो फाइनेंस कमीशन है, स्पेशली जो फाइनेंस कमीशन के यदि गठन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन का जो गठन था वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो हर 5 वर्ष पे या फिर उससे पहले एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा जो ये बताएगा कि स्टेट एंड सेंटर में जो फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार से किया जाए, इसलिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था। तो यहाँ पे यदि इस आर्टिकल से ही क्लियर हो गया होगा कि जो फाइनेंस कमीशन के जो कंस्टिट्यूट करता है वो प्रेसिडेंट करता है और इस फाइनेंस कमीशन में जो एक चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर भी होते हैं। ठीक है, और इस समय जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 5th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 94 को देखें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो है हैदराबाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अ मोनोपोलिस्ट हैज ए लो सेलिंग प्राइस इन द शॉर्ट रन, इट विल स्टॉप प्रोडक्शन इफ? जो मोनोपोलिस्ट है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो इतना कम हो जाए कि उसे प्रोडक्शन रोकना पड़े,
तो यदि आपको ग्राफ याद होगा, यदि मोनोपोली पढ़ा होगा तो शटडाउन का जो पोजीशन होता है शॉर्ट रन में, यदि आपको ग्राफ याद होगा तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू को ही हम डिमांड कहते हैं और ये हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू। थोड़ा यहाँ पे अच्छे से ग्राफ नहीं बन रहा लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको यदि इक्विलिब्रियम का कंडीशन याद होगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम होती है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। और जो सफिशिएंट कंडीशन जो होता है यहाँ पे वो होता है कि जो एवरेज रेवेन्यू को जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नीचे से कट करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा वो ऐसे होगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करेगा वहाँ से तो आपको पता है हमारा प्राइस डिसाइड हो जाएगा। ये हमारा प्राइस है PB डैश। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि शटडाउन पोजीशन में हम क्या देखते हैं, जहाँ पे यदि हम शटडाउन की बात करें कि कोई भी जो मोनोपोली है वो एवरेज कॉस्ट भी बियर ना करे और साथ साथ उसका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बियर ना कर पाए, तो वैसा पोजीशन जब आता है तो यहाँ पे जब उसका जो ग्राफ है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो होगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यहाँ पे होगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये और आगे चला जाएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और इससे नीचे जो होगा ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का होगा। ठीक है, और ये जो होगा ये हमारा कॉस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे C और ये C डैश होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो हमारा प्राइस है, जो मोनोपोलिस्ट है वो उसका जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बहुत कम है, जिसकी वजह से जो भी मोनोपोलिस्ट है वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर देगा, क्योंकि इस पोजीशन पे जो मोनोपोलिस्ट है उसको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिल रही है। इवन जो वो कॉस्ट लगाया है, वो जो उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो भी उसे निगेटिव में ही मिल रही है। इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है या फिर जो मोनोपोलिस्ट है वो अपना प्रोडक्शन रोक देगा या फिर अपने इंडस्ट्री को बंद कर देगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये थर्ड होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये शटडाउन वाला है, शटडाउन। ठीक है, यदि आप मोनोपोली पढ़े होंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 96। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कल्टीवेशन फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन। कॉफ़ी प्रोडक्शन में जो कल्टीवेशन है वो लार्जेस्ट किसका है, किस स्टेट का है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड है गुजरात, थर्ड है कर्नाटका एंड फोर्थ है राजस्थान। तो यदि हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें लार्जेस्ट कल्टीवेटेड फॉर कॉफ़ी की प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा, कर्नाटका का जो एरिया है वो मतलब प्रोडक्शन के लिए, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए बेटर है। उसके बाद जो आता है वो केरल है, केरला। उसके बाद से जो है वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। रिकार्डोज थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन। रिकार्डो की जो कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी थी वो किस पे बेस्ड थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एट एब्सोल्यूट एडवांटेज, सेकंड है मनी वैल्यू ऑफ कमोडिटी, थर्ड जो है एट ए लेबर थियरी ऑफ वैल्यू एंड फोर्थ है एट ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपने यदि इंटरनेशनल थियरी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो बात करते हैं एडम स्मिथ करते हैं, एडम स्मिथ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो बात था वो अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट की जो बात हैबर्लर ने की थी, हैबर्लर। और जो लेबर थियरी ऑफ वैल्यूज़ की जो बात था
वो कंपैरेटिव कॉस्ट के अंतर्गत किया गया था, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो 97 का जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट होगा, ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, यूज ऑफ टर्म्स द सेट्रीपेरिबस इन इकोनॉमिक्स थियरी टेल्स। सेट्रीपेरिबस जो है इकोनॉमिक्स थियरी में क्या बताता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, सेकेंड जो है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, थर्ड है द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड, एंड फोर्थ है कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर फिक्स्ड। ठीक है, अब सेट्रीपेरिबस की यदि हम बात करें तो सेट्रीपेरिबस जो है वो इकोनॉमिक्स में ये शो करता है किसी पर्टिकुलर थियरी के लिए यदि कोई इकोनॉमिक्स ने यदि सेट्रीपेरिबस वर्ड का यूज़ किया है, उसका मतलब ये चीज़ होता है कि कोई भी कंज्यूमर की जो चॉइस एंड प्रेफरेंसेस हैं, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस for particular point of time are constant। it means कि जो 98 का जो आंसर जो है या फिर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड होगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, On the recommendation of which committee the State Bank of India was established? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट सराफ कमेटी, सेकंड है हिल्डन नहीं, यहाँ पे होगा हिल्टन यंग कमेटी, थर्ड जो है लकड़वाला कमेटी, फोर्थ है गोरेवाला कमेटी। तो यहाँ पे यदि हम स्टेट बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो रिकमेंडेशन था वो गोरेवाला कमेटी ने दिया था, गोरेवाला कमेटी। और स्टेट बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट था, वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इंपीरियल बैंक एंड कुछ अन्य बैंकों को एक साथ मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 में। अब हम यदि यहाँ पे सराफ कमेटी जो है ना, ऐसी कोई कमेटी मुझे अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन हिल्टन यंग कमेटी जो था, हिल्टन यंग कमीशन या कमेटी जो भी कह ले आप, ये स्पेशली आरबीआई के लिए बनाया गया था, सेंट्रल बैंक के फॉर्मेशन के लिए 1 अप्रैल 1935 में इनका रिकमेंडेशन था। उसके बाद से आरबीआई का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ अब हम यदि लकड़वाला कमेटी की बात करें तो लकड़वाला जो कमेटी था वो 1993 में फॉर्मेट हुआ था पॉवर्टी के लिए। पॉवर्टी, इन्होंने मतलब कैलोरी बेस्ड कंजप्शन की बात की थी। ठीक है, तो लकड़वाला कमेटी यदि पूछ देता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये पॉवर्टी के लिए इन्होंने दिया था 1993 में। और जो हिल्टन यंग कमीशन जो था वो बनी थी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के लिए हिल्टन यंग कमेटी थी, और गोरेवाला जो कमेटी थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए थी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 100 को देखें। द थियरी ऑफ सोशल ड्यूअलिटी हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय, जो सोशल ड्यूअलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने प्रेजेंट किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है J.H. बोएक, सेकेंड जो है जी मेडॉल, एंड थर्ड है G.K. गॉलब्रिथ, एंड फोर्थ है आर नक्स। तो आपने यदि पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, या फिर आपने यदि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि जो सोशल ड्यूअलिटी जो था उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि जो सोसाइटी है या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे सोशल ड्यूअलिज्म की प्रॉब्लम बहुत फेस करने को मिलती है। तो वहाँ पे ऐसे है कि एक ही जगह पे, यदि ड्यूअलिज्म मतलब कि एक ही जगह पे दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हूँ, तो यहाँ पे यदि सोशल ड्यूअलिज्म की बात की जा रही है तो एक ही मतलब जगह पे
कुछ लोग तो बहुत गरीब हैं और कुछ वहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं। तो ऐसे सिचुएशन को जब हम एक ही सोसाइटी में देखते हैं तो उसे हम सोशल डुअलिज्म के नाम से जानते हैं। जो सोशल डुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो J.H. बोएक ने दिया था। और ऐसे ही यदि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे हैं फाइनेंशियल डुअलिज्म की बात। फाइनेंशियल डुअलिज्म का भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में है। तो फाइनेंशियल डुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये आप याद रखिएगा, ये भी पूछता है, हिलियम मिंट ने दिया था। फाइनेंशियल डुअलिज्म से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल डुअलिज्म ये चीज़ दिखा रही है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो फाइनेंशियल डुअलिज्म के में फंसे रहते हैं। इट मीन्स कि कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, कुछ हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनको पैसे मिल भी नहीं रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि कुछ उसी में ऐसे हैं कि उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम दाम पे मिल जा रही है, जिससे कि उनका अच्छे से वो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना बेनिफिट कमा रहे हैं। तो ऐसे जो सोसाइटी हैं जो फाइनेंशियल डुअलिज्म में फंसी रहती हैं, ठीक है, तो इसी की बात मिंट ने की थी। और ऐसे ही है टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म। टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म की बात जो है बेंजामिन हिगिंस करते हैं। टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म जो है ये चीज़ है कि ये जितनी भी कॉन्सेप्ट है डुअलिज्म का वो स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए ही दिया गया था। तो इसमें यही है कि जब कई जगह मतलब एक ही कंट्री में या फिर एक ही जगह पे बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है। कुछ वहीं पे ऐसे सेक्टर हैं जैसे टेक्सटाइल वगैरह को आप देख रहे अभी भी हाथों से ही हो रही हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन इतनी कम लेवल की है कि यहाँ पे देखने पे ऐसा लगता है कि बहुत गरीबी है। कुछ वहीं पे इतने अच्छे सेक्टर हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी बेटर है कि वहाँ पे देखने पे ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब न्यू एरिया है या फिर न्यू जो कंट्री के जो भी मशीन्स वगैरह है वो यूज़ कर लें। इट मीन्स कि उसी सोसाइटी में दो तरह की चीज़ें या फिर दो तरह की टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। इट मीन्स कि वहाँ पे जो डुअलिज्म है वो दोनों तरह से है, एक बहुत बेटर है, एक बहुत ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था बेंजामिन हिगिंस ने दिया था, फाइनेंशियल डुअलिज्म जो था वो मिंट ने दिया था और सोशल डुअलिज्म जो था वो बोएक ने दिया था। इन तीन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर पूछता रहता है कि फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल या फिर सोशल डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट किसका है। अभी तक हमने क्वेश्चन 73 से लेकर क्वेश्चन 100 तक को इस पार्ट में एक्सप्लेन किया है। इस बीच में यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर और अच्छे से क्लियर करके बता दूँगी। और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने को लर्नर के साथ शेयर करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।